हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 3 मई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में निधन हुए माइकल कॉलिंस कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए अंतरिक्ष, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी भौतिकी। देखिए, अपोलो 11 अंतरिक्ष यान के पायलट माइकल कॉलिंस, जिन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन को चंद्रमा तक पहुंचाया, का हाल ही में जो है 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपोलो 11 मिशन की शुरुआत जो है वो 16 जुलाई 1969 को हुई थी। नासा द्वारा अपोलो 11 मिशन को लगभग 24 बिलियन डॉलर की लागत से 3 मनुष्यों को चंद्रमा तक ले जाने और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर लाने के लिए डिजाइन किया गया था। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, तब माइकल कॉलिंस भी वहीं मौजूद थे। हालांकि वो चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरे, बल्कि वे चंद्रमा के ऑर्बिट में 21 घंटे से अधिक समय तक कोलंबिया नामक कमांड मॉड्यूल में चंद्रमा के चक्कर लगाते रहे। माइकल कॉलिंस इस दौरान मिशन कंट्रोल और अंतरिक्ष यात्रियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य कर रहे थे। अपोलो 11 मिशन के पायलट के तौर पर शामिल होने से पूर्व माइकल कॉलिंस 3 दिवसीय जेमिनी एक्स मिशन में भी बतौर पायलट शामिल हुए थे, जिसे 18 जुलाई 1966 को लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंतरिक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सफल परीक्षण के बाद कौन से देश की पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल फायरिंग प्रणाली को भारत के स्वदेशी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बेड़े में शामिल कर लिया गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, हाल ही में सफल परीक्षण के बाद जो है इजराइल की पाइथन 5 जो है एयर टू एयर मिसाइल फायरिंग प्रणाली को भारत के स्वदेशी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। साथ ही इन परीक्षणों का उद्देश्य तेजस में पहले से ही समन्वित डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की बढ़ी हुई क्षमता का आकलन करना भी है। ये परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा किए गए थे। इसे इजरायली जो बात करते हैं पाइथन 5 के बारे में, मिसाइल के बारे में, तो इसे इजरायली रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। यह पाइथन परिवार का सबसे नवीनतम संस्करण है। 5वीं पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल पायलट को दुश्मन के विमान से चारों तरफ से घेरने की सुविधा प्रदान करती है। यह मिसाइल दुश्मन की विमानों को बहुत कम दूरी से लेकर लगभग दृश्य सीमा से परे तक मार गिराने में सक्षम है। यह एक दोहरी प्रणाली उपयोग वाली मिसाइल है जो हवा से हवा के साथ साथ सतह से हवा में भी मार करने में सक्षम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सी फसल की एक उच्च उपज एवं कीट प्रतिरोधी वाली किस्म विकसित की है, जिसे MACS 1407 नाम दिया गया है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी सोयाबीन। देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की एक उच्च उपज एवं कीट प्रतिरोधी वाली किस्म विकसित की है, जिसे MACS 1407 नाम दिया गया है। सोयाबीन की इस किस्म को MACS अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। इस किस्म को 50% फ्लावरिंग हेतु औसतन 43 दिन की आवश्यकता होती है और बुआई की तारीख से परिपक्व होने में 104 दिन का समय लगता है। इसमें सफेद रंग के फूल, पीले रंग के बीज और काले रंग का हिलम होता है। इसके बीजों में 19.81% तेल और 41% प्रोटीन की मात्रा होती है। साथ ही इनमें बेहतर रोगाणु क्षमता भी होते हैं। इसके पौधे का तना मोटा होता है और इनकी फलियां जो होती है वो बिखरती नहीं है, इसलिए यह यांत्रिकी विधि से कटाई करने हेतु उपयुक्त है। यह पूर्वोत्तर भारत की वर्षा आधारित परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। इसे असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सोयाबीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर के साथ नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारत,
ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी ईरान। देखिए, हाल ही में सऊदी अरब ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर के साथ नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फॉरम में शामिल होने की घोषणा की है। इस नए मंच के माध्यम से सभी देश जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के क्रियान्वयन का समर्थन करने वाले उपायों पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस मंच के माध्यम से वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने पर भी चर्चा की जाएगी। ज्ञात हो कि कनाडा, नॉर्वे, कतर और सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक रूप से तेल तथा गैस उत्पादन में 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस फोरम के माध्यम से विश्व के कुछ प्रमुख तेल और गैस उत्पादक देशों द्वारा मीथेन न्यूनीकरण पर सुधार करने, चक्रीय कार्बन अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, स्वच्छ ऊर्जा का विकास करने, कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण प्रौद्योगिकी का विकास करने, हाइड्रोकार्बन राजस्व पर निर्भरता से विविधता लाने जैसे विभिन्न उपायों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इन उपायों के विकास के दौरान विभिन्न देशों की अपनी स्थानीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। ज्ञात हो कि सऊदी अरब ने अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से देश की ऊर्जा का 50% हिस्सा उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, हाल ही में जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ है। यह केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह है। रिजर्व बैंक एक स्थायी और सतत अर्थव्यवस्था के प्रति ट्रांजिशन का समर्थन करने के लिए वित्त जुटाने हेतु वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा उनमें योगदान देने हेतु शामिल हुआ है। इन नेटवर्क में वर्तमान में कुल 62 केंद्रीय बैंक शामिल हैं और इसका उद्देश्य सदस्यों के लिए ऐसी नीतियों का निर्माण करना है जो वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण एवं जलवायु जोखिम लचीलेपन को सुनिश्चित कर सके। जलवायु परिवर्तन, भौतिक जोखिम और ट्रांजिशन जोखिम अर्थव्यवस्था के रूप में वित्तीय स्थिरता के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। ज्ञात हो कि हाल ही में न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन के संबंध में कानून बनाने वाला जो है वो पहला देश बन गया है। न्यूजीलैंड का यह कानून वित्तीय कंपनियों के लिए जलवायु संबंधी जोखिमों की रिपोर्ट करना अनिवार्य बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 1 मई को देश के कौन से 2 राज्यों के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन बी गोवा और केरल, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान और पंजाब। देखिए, भारत में प्रतिवर्ष जो है 1 मई को देश के 2 बड़े राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषाई आधार पर भारत संघ के भीतर राज्यों के लिए सीमाओं को परिभाषित किया गया था। परिणाम स्वरूप जो है आपका 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इस अधिनियम के तहत बॉम्बे राज्य का गठन मराठी, गुजराती, कच्छी एवं कोंकणी भाषी लोगों के लिए किया गया था। हालांकि विविधता की अवधारणा सफल नहीं हो सकी और संयुक्त राष्ट्र समिति के तहत बॉम्बे राज्य को 2 राज्यों, एक राज्य गुजराती एवं कच्छी भाषा के लोगों के लिए दूसरा राज्य और मराठी एवं कोंकणी भाषी लोगों के लिए जो महाराष्ट्र में विभाजित किए जाने को लेकर एक आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन जो है आपका 1960 तक चला और इस दौरान महाराष्ट्र तथा गुजरात बॉम्बे प्रांत का हिस्सा रहे। वर्ष 1960 में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा द्विभाषी राज्य बॉम्बे को 2 पृथक राज्यों महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए और गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए विभाजित कर दिया गया। इस तरह जो है आपका 1 मई 1960 को जो है महाराष्ट्र और गुजरात 2 स्वतंत्र राज्यों के रूप में अस्तित्व में आए। भारतीय संविधान के तहत गुजरात भारतीय संघ का जो है वो 15वां राज्य बना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र और गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय ने कौन से राज्य सरकार को कोविड वैक्सीन डिलीवरी के लिए ड्रोन की तैनाती की सीमित अनुमति दे दी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी राजस्थान।
देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय ने तेलंगाना सरकार को कोविड वैक्सीन डिलीवरी के लिए ड्रोन की तैनाती की सीमित अनुमति दे दी है। यह अनुमति 1 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक के लिए मान्य है। साथ ही यह आदेश तभी मान्य रहेगा जब तक तेलंगाना द्वारा सभी शर्तों और नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इस प्रकार की अनुमति का प्राथमिक उद्देश्य तीव्रता से वैक्सीन का वितरण करने और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस प्रकार की व्यवस्था से देश में चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करने में भी मदद मिल सकती है। इससे पूर्व भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को भी आईआईटी कानपुर के सहयोग से ड्रोन का उपयोग करते हुए कोविड-19 वैक्सीन वितरण की व्यवहार्यता का अध्ययन करने हेतु इसी प्रकार की अनुमति दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने हवा से हवा में मार करने वाली कौन से मिसाइल का पहला परीक्षण किया है? ऑप्शन ए पाइथन 5, ऑप्शन बी त्रिशूल 3, ऑप्शन सी अग्नि 2, ऑप्शन डी पृथ्वी 4। देखिए, हाल ही में डीआरडीओ ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है वो पाइथन 5 का पहला परीक्षण किया है। पाइथन 5 जो है वो 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है। इसका विकास जो है डीआरडीओ ने किया है। यह एक एयर टू एयर मिसाइल है। हाल ही में सफल परीक्षणों के बाद भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने जो है 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 नामक एयर टू एयर मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है, जैसा कि मैंने आपको भी पहले क्वेश्चन में बता चुकी हुई है। ठीक है, बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुषंगिक इकाई के रूप में काम करता है। इसकी स्थापना जो है 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। वर्तमान में संस्थान की पहली 51 प्रयोगशालाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान में कार्यरत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाइथन 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वर्ष 2020 के वैश्विक सैन्य व्यय के रुझान पर रिपोर्ट में भारत जो है दुनिया के सैन्य खर्च करने वाले देशों में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए दूसरे, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी चौथे, ऑप्शन डी 5वें। देखिए, हाल ही में जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में हम लोग सिप्री कहते हैं, द्वारा वर्ष 2020 के वैश्विक सैन्य व्यय के रुझान पर रिपोर्ट जारी की गई है। वर्ष 2020 के वैश्विक सैन्य व्यय के रुझान पर रिपोर्ट में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया कि भारत जो है दुनिया में अमेरिका, चीन के बाद जो है तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारा इंडिया जो है वो तीसरा नंबर पे आता है सैन्य खर्चों के मामले में। रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर सैन्य खर्च में अमेरिका जो है, आपका ए लिख दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, अमेरिका जो है 39% है, चाइना जो है आपका 13% है, और आपका इंडिया जो है वो आपका 3.7% हिस्सा है। वर्ष 2020 में इन तीनों देशों का सैन्य खर्च कोविड-19 महामारी के दौरान भी वर्ष 2019 की तुलना में ज्यादा रहा है। वर्ष 2020 में अमेरिका ने 778 अरब डॉलर, चीन ने 225 अरब डॉलर और भारत ने 72.9 अरब डॉलर सैन्य खर्च किया है। हालांकि पिछले एक दशक में अमेरिका का सैन्य खर्च घटा है, जबकि वहीं भारत और चीन का इस दशक में सैन्य खर्च बढ़ा है। वैश्विक सैन्य व्यय के रुझान पर रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में कुल वैश्विक सैन्य व्यय का 62% संयुक्त रूप से इन 5 देशों का है। इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, रूस और यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, आपका रूस है, रसिया लिख दे रही हूँ, और यूके लिख दे रही हूँ। ठीक है, इन सब का मिला के रही जो है आपका 62% है पूरा वर्ल्ड लेवल में अगर देखें तो। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभावों के कारण वैश्विक जीडीपी में 4.4% का संकुचन आता है, लेकिन इस वर्ष वैश्विक सैन्य खर्च में 2.6% की वृद्धि हुई है। बात करते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वीडन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यह आयुध भंडारों, हथियार नियंत्रण युद्धों तथा संघर्ष और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध कार्य करने वाला एक स्वतंत्र संस्थान है। यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और मीडिया आदि को आंकड़ों का विश्लेषण और सुझाव
सुविधा उपलब्ध कराता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है वो आपका 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है आपका वो स्वीडन में स्थित है। स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम वहां पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तीसरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर के कौन से राज्य में 6.4 तीव्रता का भूकंप यानी अर्थक्वेक आया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी असम। देखिए हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम व अन्य क्षेत्रों में जो इसका भूकंप आया है और यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसे असम के पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से और बिहार तक महसूस किया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई है। वहीं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इस भूकंप का कारण हिमालयिक फ्रंटल थ्रस्ट के करीब स्थित कोपिली फॉल्ट जोन को बताया है। गौरतलब है कि हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट भारतीय और यूरेशियन विवर्तनिक प्लेटों की सीमा के साथ मौजूद एक भूवैज्ञानिक भ्रंश है, जबकि कोपिली फॉल्ट जोन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में मणिपुर के पश्चिमी भाग से लेकर भूटान, अरुणाचल प्रदेश और असम तीनों के मिलन बिंदु पर फैला हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी असम। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।